नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। गजब दौर आ गया है। ऐसे फटीचर पत्रकार जिनको अडानी की चैनल से धकेला के बाहर किया गया, जो सेक्स की दवाओं का विज्ञापन का प्रचार कर रहे हैं, बाल बड़े कैसे हो जाएं इसका प्रचार कर रहे हैं, उन जैसे शुभांकर मिश्रा के संग प्रधानमंत्री फोटो खिंचा रहे हैं, और जो लोकतंत्र में सवाल पूछ रहे हैं उनके चैनल को बंद कर दिया जा रहा है। क्या गजब देश चल रहा है। अभय द्विवेदी जी के संग मैंने शो किया। मैंने पूछा ईरान, अमेरिका, इजरायल के रिश्तों के बारे में, राजनीति के बारे में। अच्छा शो है, चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। ओपीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। जी। इंडियन एक्सप्रेस में भी एक खबर छपी है, मुझे बताया किसी ने, कि उसमें जिक्र है कि भारत सरकार जितनी तेजी के साथ कह रही है कि तुरंत ये पोस्ट हटाओ, ये पोस्ट हटाओ, ये पोस्ट हटाओ, उतने के लिए तो सब एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए। भाई ट्विटर और फेसबुक कह रहा है भाई इतनी स्पीड से हम कर ही नहीं सकते, कैसे हटा देंगे हम इतनी स्पीड से। हर 10 मिनट में ये पोस्ट हटाओ, हर 10 मिनट ये पोस्ट हटाओ। उधर गोदी मीडिया जैसे पत्रकार, जो शुभांकर मिश्रा जैसे पत्रकार, जो सेक्स की दवाओं को बेचते हैं, जो तेल की बेचने का दवा प्रचार करते हैं, वो प्रधानमंत्री के संग खड़े होकर पोस्ट डाल रहे कि पॉडकास्ट जल्दी। मतलब जो सेक्स की दवा बेच रहा है वो मोदी जी के साथ खड़ा है, और जे देश के ज्वलंत मुद्दों पे सवाल उठा रहा है वो ब्लॉक पड़ा हुआ है, वो उसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। ये पत्रकारिता हो रही है देश में। तो क्या ये आगे भी ऐसे ही रहेगा कि सेक्स की दवा जो बेचेंगे वो प्रधानमंत्री के संग खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे, और जो पत्रकारिता करेंगे वो ब्लॉक रहेंगे, वो अदालत तक जाएंगे। रवि जी आप ने भी हमारे मुंह की बात छीन रहे हैं। आप तो संजय जी, आप हमारे मुंह की बात छीन रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री हुए तो आपको याद होगा कि उन्होंने उससे पहले एक वक्तव्य दिया कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा कौन सा काम है जो आप पूरा नहीं कर पाए, आपको अफसोस रहा। तो उन्होंने कहा मैं पत्रकारों को अपनी बात नहीं समझा पाया। कुछ इसी तरह का मिलता जुलता उन्होंने बयान दिया था। इसलिए 2014 में जब वो प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने सबसे पहला प्रपंच अपना ये किया कि किसी तरीके से मीडिया स्पेस को कैसे कैप्चर किया जाए। तुरंत नहीं कर पाए, शुरू में नहीं कर पाए। शुरू में ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, नए नए प्रधानमंत्री बने थे, हनीमून पीरियड होता है, पत्रकार मीडिया सब उनको एक एक गुंजाइश देने के लिए तैयार था कि भाई 6 महीने साल भर आप जो मन में आए कर लीजिए। लेकिन 2-3 साल के भीतर भीतर प्रधानमंत्री ने वो युक्ति सोच ली, उस हथकंडे को परफेक्ट कर लिया जिसके लिए जिससे जरिए उन्होंने मीडिया स्पेस कैप्चर करना था, और उन्होंने मीडिया स्पेस पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया प्रधानमंत्री ने। तो इसको कहते हैं, मैं इस कैप्चर को अगर मुझसे समाज विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो मैं कहता हूं मीडिया का सरकारीकरण हो गया। मीडिया का सरकारीकरण हो गया, यानी सरकार जो कहती है वो बात ठीक है। मतलब अगर आपको सरकारीकरण आप नहीं करते तो पत्रकारों को सोचना पड़ता कि सरकार की ये बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। मोदी जी के बयान का समर्थन करो, अमित शाह के बयान का विरोध कर दो। चलिए मोदी जी के बयान का समर्थन करो, लेकिन पीयूष गोयल के बयान का समर्थन तो हमें करना ही नहीं है। या मान लीजिए निर्मला सीतारमण की आलोचना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी की आलोचना हम नहीं करेंगे। लेकिन मोदी ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। इसे कहते हैं ना कंप्लीट सरकारीकरण, पूरा सरकारीकरण, सरकार परस्ती की इंतहा। यानी जो सरकार कहती है, सरकार का सदस्य कहता है वो सही है, बाकी सब बातें गलत हैं। मीडिया का पहला दायित्व जो है वो सरकार का समर्थन करना है। इस चीज को कहते हैं सरकार परस्ती। पहले मालिकों को समझाया गया, बड़े बड़े चैनल के एंकरों को समझाया गया, मालिकों ने उन एंकरों को समझाया, कुल मिलाकर बड़े बड़े अखबार के संपादकों को समझाया गया। कुल मिलाकर सरकार परस्ती चारों तरफ छा गई मीडिया में। इस चीज को हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जिस चीज को हम लोग बधिया मीडिया कहते हैं, जिस चीज को हम लोग सरकारी मीडिया कहते हैं, वो इसी से निकला है, इसी से निकला है। तो अब इसका एक जुड़वा भाई भी है, इस सरकार परस्ती का एक जुड़वा भाई भी है। वो जुड़वा भाई है अभिव्यक्ति की आजादी का दमन। ये उसका जुड़वा भाई है। एक तरफ सरकार परस्ती है, सरकार परस्ती टिकी नहीं सकती अगर कुछ लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का दमन न किया जाए। इसके लिए भी सरकार ने तरह तरह के हथकंडे खोजे। अब देखिए, आपका दमन किया गया, आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपके चैनल को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन जैसे ही आप अदालत में गए आपके चैनल को एक दिन पहले उससे खोल दिया गया। ये एक हथकंडा है, एक युक्ति है। इसी तरह की युक्ति बहुत जगह अपनाई गई, सोनम वांगचू के मामले में अपनाई गई और कई जगहों के मामले में अपनाई गई। ऐसी बहुत सी युक्तियां मोदी जी और उनके सिपहसालार जो हैं
उनके अहलकार या उनके कारिंदे जो हैं वो ऐसी बहुत सी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अब नया चलन ये आया है कि जो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक किया जाए। दिन रात ये मुहिम चल रही है, इस अकाउंट को ब्लॉक करो, उस अकाउंट को ब्लॉक करो, ये हटाओ, वो हटाओ, ये दिन रात मुहिम चल रही है और ये लगातार जारी है। यानी एक तरफ सरकार परस्ती का इंजेक्शन लगा दिया गया है मीडिया में, और मीडिया उसी इंजेक्शन के नशे में झूमते हुए हर तरह से मोदी जी की खुशामद कर रहा है, मोदी जी की ठकुर सुहाती कर रहा है, मोदी जी की सरकार की खुशामद कर रहा है, मोदी जी की सरकार की ठकुर सुहाती कर रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं उनका मुंह बंद किया जा रहा है कानूनी जरियों के साथ में, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो उसके जो उसकी जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां उस टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करती हैं, उनका जो भारतीय ऑफिस है, जो इंडियन ऑफिस है, वो सरकार की मांग मानने के लिए मजबूर है। अगर वो उनकी मांग नहीं मानेगा तो सरकार वो उनका पूरा धंधा खत्म कर देगी। इसलिए सरकार जो उनसे कहती है उसके हिसाब से उन्हें चैनलों को ब्लॉक करना पड़ता है, उनके हिसाब से उन्हें अकाउंट्स को ब्लॉक करना पड़ता है, और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। ठीक बात है, क्योंकि अगर कहीं जो व्यंग्यकारों को, जो कार्टून सिस्टम के कार्टून हटाए जा रहे हैं, जो व्यंग करने वाले हैं वो उनके व्यंग पे रोक लगाई जा रही है। अभी जी कुछ ऐसा ही आपातकाल में भी था ना, इमरजेंसी इसी तरह लगी थी ना, देश में लोकतंत्र की हत्या इसी तरह होती है ना, या इसका कुछ अलग से भी रूप होता है? नहीं, अलग रूप ये था कि वहां घोषित रूप से हो रही थी। उनका कहना था कि कानून ये कहता है कि आप चूंकि देश में आपात स्थिति लगी हुई है, इसलिए आपके अखबार पर सेंसर लगाया जा रहा है। बाकायदा सेंसरशिप घोषित रूप से लगाई जा रही थी। अगर आप मोदी जी से ये कहें कि आपने एक अघोषित इमरजेंसी लगाई रखी है, तो भाजपा के प्रवक्ता तुरंत जवाब देंगे, बताइए, आप तो सरकार का विरोध करते हैं, आपके मैं अगर कहूं तो फौरन कहेंगे आपके खिलाफ कौन सी पुलिस की FIR दर्ज हुई, आपको कब गिरफ्तार किया गया, आपके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई, बताइए। आप तो इतने दिनों से सरकार की आलोचना कर रहे हैं, 10 साल से लगे हुए हैं आप। जब आपको नहीं रोका गया तो आपको क्या अधिकार बनता है ये कहने का कि सर के लोगों की अभिव्यक्ति आजादी दबाई जा रही है? अगर आप कहते नहीं साहब उसकी दबाई गई, इसकी दबाई गई, उसके लिए भी उनके पास इस तरह के कहने के लिए तर्क हैं कि उसकी वजह ये थी, ये वो थी, ये कह के सब निकल जाते हैं पतली गली से। इस तरीके से पूरा काम चलता रहता है उनका। बिल्कुल ठीक बात है, और इसी तरह से लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म होता है। बात कर रहे हैं दुनिया की राजनीति की, और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास अभी भी वक्त है, समझ जाए हमने उनका सबसे बड़ा पुल नष्ट कर दिया, हम अभी ये कर देंगे, अभी हम वो कर देंगे। लोग सोच रहे थे, कल आप भी बात कर रहे थे कि हो सकता है सुबह घोषणा कर दे युद्ध विराम की, लेकिन उनको समझ में आया कि युद्ध विराम किया तो उनकी बैंड बजनी है, और युद्ध चलाया तो उनकी बैंड बजनी है। कहा जाता है कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाओ तो ज्यादा बेहतर है। उनको लग रहा है कुर्सी तो जाएगी जाएगी, जिस तरह से विरोध बढ़ रहा है, क्यों ना लड़ते लड़ते शहीदों मैसेज दें कि भाई हमने अमेरिका को बचाने के लिए ये सब किया। क्या लग रहा है ये जो गीदड़ भभकी अभी भी खत्म नहीं हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए संजय जी, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनसे मैं बहुत नाराज हूं। उसकी वजह ये आप जानते हैं, मैं थोड़ा देर से सो के उठता हूँ, इत्मीनान से गर्म पानी पीता हूँ नींबू वाला, और उसके बाद में फिर बाहर चहलकदमी करने के लिए जाता हूँ, फिर आता हूँ, मेरी पत्नी चाय वगैरह बनाती है, फिर मैं चाय वगैरह का और ड्राई फ्रूट्स का आनंद उठाता हूँ। तो मेरी जो सुबह है वो बड़े ही आरामदेह तरीके से गुजरती है, 18वीं और 19वीं सदी के जमींदारों की तरह। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे अपना वक्तव्य देना था, राष्ट्र के नाम संबोधित होना था, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठा और मैंने अपने आराम को एक तरह से, डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा आराम छीन लिया, और मैंने मुंह हाथ धोया और अलर्ट होकर चाक चौबंद होकर बैठा टीवी के सामने कि देखें डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐतिहासिक घोषणा करने वाले। लेकिन मुझे जबरदस्त निराशा हुई और काफी गुस्सा भी आया कि मेरी हसीन और आरामदेह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने छीन ली। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही उदास थे, उनका मुंह लटका हुआ था, उनके चेहरे पे कुछ भी नहीं था, कहीं से भी जोश नहीं दिखाई पड़ रहा था उनकी बातचीत में। जो उनके भाषण का टेक्स्ट था वो भी, इसको अंग्रेजी में रैम्बलिंग कहते हैं, कि इधर उधर बिखरा हुआ,
इधर उधर की बातें करते हुए ज्यादा नजर आ रहे थे। यानी वो अपने पिछले ही तमाम सारे वक्तव्यों में से कुछ वाक्यों को उठा के इस भाषण को बनाया गया था। देखिए, व्हाइट हाउस में, इसको ओवल हाउस कहा जाता है, राष्ट्रपति का दफ्तर, उसके अंदर एक रेजोल्यूट डेस्क होती है। ज्यादातर अमेरिकी राष्ट्रपति जो होते हैं, ज्यादातर क्या सभी, उसी रेजोल्यूट डेस्क के सामने खड़े होकर अपना राष्ट्र को संबोधित करते हैं ताकि उनकी दृढ़ता नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने उस डेस्क के सामने खड़े होकर भाषण नहीं दिया। उन्होंने ओवल ऑफिस के बाहर एक पोडियम बनवाया और उस पोडियम से उन्होंने भाषण दिया अपना। और उस भाषण में जिस तरह की बातें की गई, उससे आमतौर पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चमचों और उनसे लाभान्वित होने वाले लोगों को छोड़कर बाकी पूरा अमेरिका हंस रहा है। पूरी दुनिया उनके भाषण से निराश है। ये स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रही सही प्रतिष्ठा थी, वो भी खो दी है। मेरे एक मित्र और वरिष्ठ पत्रकार है, उनका कहना है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नटवरलाल बनकर सामने आए हैं। पहले वही मित्र कहा करते थे कि अमेरिका का पौंटी चड्डा है, अब वो कहते हैं कि वो उसके नटवरलाल बन के सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे युद्ध में जिसको वो हार रहे हैं लगातार, उन्होंने ऐलान किया कि युद्ध जीत चुके हैं और बस थोड़ा बहुत बच कसर रह गई है, वो 3-4 हफ्ते में पूरी कर देंगे। आप इससे अंदाज लगाइए किस किस्म के राष्ट्रपति हैं, किस किस्म का उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, चिर प्रतीक्षित वक्तव्य दिया, किस तरह का युद्ध अमेरिका ईरान के ऊपर थोपे हुए है, जिससे सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था उनकी वजह से तबाह है। ये ट्रंप किस मिट्टी के बने हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनकी पूरी जग हसाई हो रही है, पूरी मजाक उड़ रही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं शीतल पिसिक जी, उन्होंने लिखा है कि अमेरिका में भारी गुस्सा है। व्हाइट हाउस ने एक वीडियो हटा लिया है जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि डे केयर के लिए कोई पैसा मत भेजो, हम डे केयर की देखभाल नहीं कर सकते, हम एक बड़े देश हैं, हमारे 50 राज्य हैं, हम युद्ध लड़ रहे हैं, हमें सिर्फ एक चीज की देखभाल करनी है, सेना की सुरक्षा। हमारे लिए डे केयर, मेडिकेयर जैसी छोटी छोटी चीजों की देखभाल करना संभव नहीं है। अमेरिका अब इस हालात में पहुंच गया है कि उसको डे केयर जैसी चीजों की अब सुरक्षा कर नहीं सकता। देखिए, मैं ये शीतल कहूंगा जी ने जिस चीज की तरफ हम लोगों का ध्यान दिलाया है, वो इस बात का प्रमाण है कि डोनाल्ड ट्रंप जितने अमेरिका में आज की तारीख में अलोकप्रिय हैं, उससे ज्यादा अलोकप्रिय होने जा रहे हैं। उनकी रेटिंग में जो उन्हें स्वीकार करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम है, जो उन्हें अस्वीकार करने वाले लोग हैं, उन्हें खारिज करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और दोनों के बीच में 18% का फर्क है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो -18 है इस वक्त। इतनी नकारात्मक रेटिंग अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की नहीं हुई। इससे पहले जो बाइडन, जिनके बुढ़ापे की वजह से और भूल जाने की वजह से तमाम उनकी रेटिंग, या उन्होंने मुद्रास्फीति नहीं रोक पाई थी, चीजें गोदाम सस्ते नहीं कर पाए थे, तो उनकी रेटिंग नकारात्मक हो रही थी। जो बाइडन की रेटिंग भी नकारात्मक नहीं थी, ओबामा की रेटिंग सकारात्मक थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप किस दौर से गुजर रहे हैं। अब उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या ये है कि अगर उन्हें इस युद्ध में कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं मिला जिसको बता के वो कह सकें कि उन्होंने ये देखिए तीर मारा, तो उनको पूरा डर है कि वो नवंबर के मध्यावधि चुनाव में हार जाएंगे, उनको इम्पीच कर दिया जाएगा, उनकी वो महाअभियोग चला दिया जाएगा और वो जेल चले जाएंगे। सारा हथकंडा इससे बचने का है। आप सोचिए वो क्या कह रहे हैं। एक ऐसे युद्ध में जहां पर वो अपनी हर रणनीति को जो बनाते हैं उसको उन्हें वापस लेनी पड़ती है। भाई, उन्होंने ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी थी। उस 48 घंटे को कितने दिन गुजर चुके हैं। उन्होंने अभी इस भाषण देने के 24 घंटे पहले कहा था कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला तो हम उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त हमला करेंगे, भयानक हमला करेंगे। वही व्यक्ति जब राष्ट्र के नाम संदेश दे रहा है, कह रहा है कि ये वॉर अपडेट दे रहे हैं, तब वो ये कह रहा है कि जलडमरू मध्य से हमारा कोई मतलब नहीं है, होर्मुज का। हमारी गैस और तेल उससे नहीं आता। जिन लोगों को जलडमरू मध्य खोलना है, जिनका गैस और तेल वहां से आता है, वो जाएं और खुद खुलवाएं, वरना हमसे गैस और तेल खरीद लें। वो ये कह रहा है उसमें।
वो कह रहा है कि हमने ईरान की वो क्षमता नष्ट कर दी, इससे वो एटम बम बना सकता है, जबकि सभी दुनिया की एजेंसियों का मानना है कि ईरान के पास वो क्षमता आज भी कायम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से झूठ बोले जा रहे हैं लगातार, क्योंकि वो अच्छा अमेरिका के ये राष्ट्रपति हैं, इसलिए एक सीमा से ज्यादा उनकी कोई आलोचना नहीं करता है। अच्छा, अमेरिका के अंदर कम से कम मीडिया को ये आज़ादी है कि वो अपने राष्ट्रपति के खिलाफ बोल सकते हैं और तमाम अखबारों में लेख भी छप रहे हैं कि हालत क्या हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस हिसाब से सैनिक भेजे जा रहे हैं और ईरान पलट के वार कर रहा है, सऊदी देशों की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स गिरा दी जा रही हैं, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अंबानी के चैनल ने लिखा कि ईरान सीज़ फायर को तैयार है, ईरान गिड़गिड़ा रहा है। हमने सोचा कि अंबानी का चैनल ही नहीं कर सकता और किसी और के चैनल पे ये बात आ ही नहीं सकती। ईरान का जो ताकत दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही है, नाटो के देश भी अब अमेरिका से किनारे करने लगे हैं। क्या पूरी दुनिया अब ट्रंप से किनारे करने की स्थिति में आ गई है? अमेरिका क्या अभय जी इससे पहले कभी इतना अलग थलग पड़ा था? मैं तो बार बार कह रहा हूं इस बात को, अमेरिका पूरी तरह अलगाव में है। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप का जो नेतृत्व है वो खो दिया है। ये पहली बार हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अमेरिका धीरे धीरे खाड़ी के देशों का नेतृत्व भी खोता जा रहा है, क्योंकि खाड़ी के देशों को पूरी तरह से एहसास होता जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी सुरक्षा करने में नाकाम है। देखिए, बराक ओबामा की सरकार ने खाड़ी के देशों को अरबों डॉलर के हथियार बेचे, एयर डिफेंस सिस्टम बेचा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का शासनकाल आया, डोनाल्ड ट्रंप ने और भी ज्यादा बेचा उनको। फिर जो बाइडेन का शासनकाल आया, उन्होंने भी बेचा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अभी बेचा। आप सोचिए, इतने ज्यादा हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम बेचने के बावजूद, मिसाइल लॉन्चर्स बेचने के बावजूद, इंटरसेप्टर्स बेचने के बावजूद, आज खाड़ी के देश ईरानी हमले के मुकाबले अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि खाड़ी के देशों को 18 लाख करोड़ का डॉलर का घाटा हो चुका है। उनकी बर्बादी है। वो एक रेगिस्तान में, एक नखलिस्तान की तरह, पूंजीवाद के एक नखलिस्तान की तरह उनको पेश किया जाता था। वो रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा मॉडल थे। सारी दुनिया के लोग जाते थे वहां पर, शॉपिंग करते थे, मौज मजा करते थे, घूमते फिरते थे, मजा करते थे। वो घर पे आके बताते थे हम दुबई घूम आए, हम अबू धाबी हो आए, हम कुवैत हो आए, हम यहाँ हो आए, हम वहाँ हो आए। लोग नौकरियां करने वहां जाते थे और वहां से पैसा रिपेट्रिएशन होकर भारत आता था। आज क्या स्थिति है? वहां जो लोग हैं वो भागने का इंतजाम कर रहे हैं, अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं वो अपनी किस्मत पे अफसोस कर रहे हैं। और पूरी तरीके से वहां की अर्थव्यवस्थाएं ठप हैं, उनके हवाई अड्डे बंद हैं, उनका तेल होर्मुज के जल डमरू मध्य में ईरान के टोल टैक्स के पीछे रुका हुआ है। पूरी तरीके से जो मिडिल ईस्ट का स्वप्न था, वो स्वप्न पूरी तरीके से धूल धूसरित हो चुका है। और इस सब का जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, इसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उसने अभय जी बिल्कुल मिडिल ईस्ट के स्वप्न को तबाह कर दिया है। जी ठीक बात है। हाँ, एक टाइम में दुबई सबसे सुरक्षित था निवेश करने के लिए, पूरी दुनिया के लोग आ रहे थे। अब कल अबू धाबी पे बहुत बड़े संख्या में हमले हुए। लेकिन इधर भारत में भी बहुत बुरी हालत है। गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगी हुई है, सिलेंडर के लिए परेशानी है। सरकार कह रही है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है ग्राउंड पे कि मजदूर वापस जा रहे हैं, कई सारे होटल ढाबे खुल नहीं पा रहे हैं और परेशानी बढ़ रही है। आपको लगता है कि अगर ये युद्ध चला तो तेल की और ईंधन की, गैस की परेशानी और बढ़ सकती है? देखिए, दो परेशानी के दो पहलू हैं, इनको समझने की जरूरत है। एक तो ये है किल्लत। अभी इस वक्त किल्लत है, लेकिन ऐसी किल्लत नहीं है जिससे पूरे देश में हाहाकार मच जाए। किल्लत है, बहुत लोग किल्लत के शिकार हैं। जिनके पास पैसा है वो किसी तरीके से सब चीजें हासिल कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा चरण आएगा, जब किल्लत भी होगी और महंगाई भी होगी। अभी किल्लत है लेकिन महंगाई नहीं है महंगाई थोड़ी है। ऐसे कि जो घरों में इस्तेमाल, खाना पकाने में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है, उस सिलेंडर के 60 रुपए दाम बढ़ा दिए आधिकारिक रूप से। जो औद्योगिक उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस है, वहां पर उसके दाम जो है 200 रुपए, 190 रुपए कुछ पैसे बढ़ा दिए। लेकिन ये तो सरकारी रूप से बढ़ाए गए हैं। ब्लैक मार्केट में जो सिलेंडर है वो 2500 रुपए का मिल रहा है घरों में, घरों में खाना पकाने वाला। ये स्थिति है। और
जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल वाली गैस है वो मिल ही नहीं रही है, उसकी वजह से फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। ये पहला दौर है। इस दौर में अभी वो हाहाकार नजर नहीं आ रहा। हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इसको, लेकिन अभी वो उस तरह का करुण क्रंदन और हाहाकार नजर नहीं आ रहा है। मेरा मानना है कि ये चीज अभी और नजर आएगी। युद्ध रुक, अगर मान लेंगे अप्रैल के आखिर तक युद्ध रुक जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 3-4 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा, तो अभी आज तो बिल्कुल अप्रैल की 2 अप्रैल है केवल, तो 2 अप्रैल है, तो उसमें युद्ध जो है वो मान लीजिए 30 अप्रैल तक खत्म हो जाता है या 29 अप्रैल तक युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद भी 6 महीने तक ये जो एनर्जी बॉटलनेक है, ऊर्जा की सप्लाई का जो संकट है, ये वैसा का वैसा ही बना रहेगा और इसमें किल्लत भी होगी और दाम भी बहुत बढ़े चढ़े होंगे। उसकी वजह से मुद्रास्फीति भी होगी और बाकी सब चीजें बहुत महंगी हो चुकी होंगी, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी होगी और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ होगा। ठीक बात है भाई जी। आखिरी सवाल, नालंदा में के बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। ममता बनर्जी कह रही है राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है, पहले की कोशिश है। पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, नरेंद्र मोदी की आंख में 2 कांटे हमेशा गड़ते थे। एक तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार। अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने पूरा प्रपंच रचा, ईडी का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला और अब आम आदमी की पार्टी के नेताओं पर जो आरोप लगाए गए थे उनसे वो पूरी तरीके से रिहा हो चुके हैं। और बीजेपी ने जो बढ़ चढ़ के तमाम दावे किए थे उसके बाद में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऊंची अदालत में जाएंगे, उनके तमाम दावे जो हैं जमीन पर मुंह के बल गिरे हुए हैं। लेकिन अभी भी वहां दिल्ली में तो उन्होंने अपनी सरकार बना ली और कैसा उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है हम सब लोग जानते हैं। अकेले में आप इनकी बातों को सुने तो हंसी आती है, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा आपका, ऐसी तो मुख्यमंत्री है। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी इनकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही हैं। हर हथकंडा अपना के ये ममता बनर्जी को चुनाव में हराना चाहते हैं। अगर चुनाव ईमानदारी से हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा बड़ी पराजय झेलनी पड़ेगी। अब उसमें कुछ नहीं बेईमानियां होती हैं, क्या गड़बड़ियां होती हैं, एसआईआर की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आज की तारीख में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। हमारा मानना यह है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस आज भी पश्चिम बंगाल की नंबर 1 पार्टी और नंबर 1 नेता है और भारतीय जनता पार्टी से वो काफी आगे हैं, थोड़ा बहुत। बिल्कुल ठीक बात है, यही स्थिति लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सर। ये थे अभय दवे जी और आपने देखा होगा मैंने वो फोटो भी लगाया है बीच में कि आप देखिए, जो इंसान सेक्स की दवाओं के बारे में, मोटापा कैसे कम हो, ऐसी दवाओं के बारे में प्रचार कर रहा है, उनके बनाने वालों के संग लाखों रुपए लेकर उनका विज्ञापन कर रहा है, बाल कैसे बड़े हो जाएं इसका प्रचार कर रहा है, ऐसे टुटपुंजिया पत्रकार शुभांकर, जिसको अडानी के चैनल से लतिया के बाहर किया गया क्योंकि उसका फ्लॉप शो हो गया था, चैनल का उसका शो बेकार हो गया था, उसके संग प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचा रहे हैं। और जो सच बात कह रहा है, जो सत्ता की आंख में आंख के डाल के सवाल कर रहा है, उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। जरा आप भी गोदी मीडिया के इन चैनलों को पहचानिए। ये गोरे चेहरे, ये सेक्स की दवा बेचने वाले चेहरे आपके भी हितैषी कभी हो नहीं सकते। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।